आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। इसमें सबसे पहला है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो, वेरीगेटेड लीफ का मतलब हुआ क्या। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लीफ है, ठीक है। एक तो ये पूरी तरीके से ग्रीन है। कैसी है? पूरी तरीके से ग्रीन। और इसमें कई जगह बीच बीच में क्या है, येलो स्पॉट्स है। बीच बीच में इसमें क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट या येलो स्पॉट्स है। इसका मतलब जो येलो वाला पार्ट है वो भी लीफ का है और ग्रीन वाला पार्ट भी लीफ का। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, वो चीज अपन देखना चाह रहे हैं। तो ये जो यहां पर स्पॉट्स है, कैसे है, नॉन ग्रीन। तो ये नॉन ग्रीन स्पॉट जो है, इसमें क्या बनता है, स्टार्च बनता है। स्टार्च सिंथेसिस जो है वो होता है, ठीक है। जबकि ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट ऑफ लिप नहीं बनता, सॉरी। और जो ग्रीन पार्ट है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर स्टार्च का सिंथेसिस जो है वो होता है। फिर से देखो, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट की अपन बात करते हैं। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे। यहाँ पर आपके पास एक लीफ है जिसमें बीच बीच में ये येलो या नॉन ग्रीन स्पॉट्स है। तो जो नॉन ग्रीन स्पॉट्स है, जब उसको और ग्रीन स्पॉट, ये दोनों एक ही लीफ के पार्ट है, और इस लीफ को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया तो ये नोटिस किया गया कि जो नॉन ग्रीन स्पॉट है वहां पर स्टार्च का सिंथेसिस नहीं होता, और जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, वहां पे स्टार्च का सिंथेसिस होता है। स्टार्च का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज के कंबाइन होने से बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। यानी स्टार्च बन रहा है जिस पार्ट में, वो पार्ट फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट है, येलो स्पॉट है, उसमें स्टार्च नहीं बन रहा, इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। इसको दूसरे तरीके से और देखा गया कि ये आपके पास लीफ है, ये एक ग्रीन लीफ है, और इसके हाफ पार्ट को कवर किया गया ब्लैक पेपर से। ये पार्ट बी मान लीजिए, और ये वाला है पार्ट ए। ये पार्ट ए, वो पार्ट बी। पार्ट ए की अगर बात करें और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी को ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ है, और पार्ट ए नेक्ड फॉर्म में है, यानी इसके ऊपर ब्लैक पेपर नहीं है। अब इस लीफ को किसके अंदर रखा गया, सनलाइट के अंदर रखा गया। सनलाइट इस पे भी गिरेगी, इस पे भी गिरेगी, पर ब्लैक पेपर होने की वजह से सनलाइट इसके अंदर नहीं जा सकती। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पार्ट ए की बात करें तो सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें स्टार्च सिंथेसिस जो है वो नोटिस किया गया, स्टार्च सिंथेसिस नोटिस किया गया। और पार्ट बी ब्लैक पेपर से कवर था तो लाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाया, तो इसमें स्टार्च सिंथेसिस जो है वो देखने को नहीं मिला। इससे क्या साबित होता है, स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस से। अगर लाइट मिल रही है तो क्या हो जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, और लाइट नहीं मिल रही लीफ को तो क्या हो जाएगा, स्टार्च नहीं बनेगा। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है, लाइट इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ। दो कंक्लूजन आ गए ना आपके सामने। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, एक तो फोटोसिंथेसिस
occurs only in green part of leaf और plant। ठीक है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, ये जो दूसरी तरफ आपने किया उसमें आपने एक पार्ट को ढका है, जो एक पार्ट को लाइट नहीं दी, एक को लाइट दी है। इसका मतलब जिसको लाइट दी थी उसमें स्टार्च बना और जिसको लाइट नहीं दी उसमें स्टार्च नहीं बना। इसका मतलब क्या हो गया, लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात, कोई डाउट यहाँ तक कर लो। ये एक्सपेरिमेंट देखिए क्या था, ये आपके पास एक बीकर है बेटा, और इस बीकर की अगर बात करें तो बीकर में आपने एक लीफ ली है, उस लीफ का हाफ पार्ट जो बीकर के अंदर है, हाफ पार्ट जो बीकर के अंदर है और हाफ पार्ट बीकर के बाहर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए कि बीकर के अंदर जो पार्ट था वहां पर KOH में डूबी हुई, ठीक है, कॉटन, ये क्या है, KOH सॉक्ड कॉटन। KOH में डूबी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर डूबी हुई एक कॉटन है, उसके कांटेक्ट में लीफ का अंदर वाला पार्ट है और लीफ के ऊपर वाला पार्ट जो है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं पार्ट ए, या आप कंसिडर कर सकते हैं पार्ट बी ऑफ लीफ। ठीक है, यहां पर आपके ये सनलाइट है, अब सनलाइट इस पार्ट को भी मिलती है और इस पार्ट को भी, दोनों पार्ट को मिल रही है, पर अंदर वाला जो पार्ट है बेटा, अंदर वाला जो पार्ट है उसकी अगर बात करें तो वो KOH सॉक्ड कॉटन के कांटेक्ट में है। और KOH सॉक्ड कॉटन क्या होता है, यहाँ पर जो भी CO2 आसपास में है उस CO2 को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, बाहर वाले पार्ट की अगर बात करें लाइट प्रेजेंट है, ठीक है, CO2 वगैरह भी अच्छे से अवेलेबल आउटसाइड, तो CO2 को अब्जॉर्ब करने की वजह से CO2 इस पार्ट को मिल नहीं पा रहा है। लाइट दोनों पार्ट को, पार्ट ए और बी को बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पर लीफ के अंदर वाला जो पार्ट है उसको CO2 नहीं मिल पा रही, क्योंकि यहाँ पर जो भी CO2 था इसके आसपास में वो सारा अब्जॉर्ब कर लिया किसने, KOH सॉक्ड कॉटन ने। ठीक है, ये क्या अब्जॉर्ब कर लेता है, इट एब्जॉर्ब CO2 इन सराउंडिंग। एक्चुअली में अपन क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में, CO2 के जो कार्बन होते हैं ना उनको आपस में जोड़ते हैं। CO2 के 6 मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होते हैं तब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं बनता, CO2 को फिक्स करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर CO2 KOH सॉक्ड कॉटन अब्जॉर्ब कर लेगा तो इस पार्ट में CO2 फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, और CO2 फिक्सेशन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च तो बनने से रहा। तो पार्ट बी के अंदर ये नोटिस किया कि यहाँ पर स्टार्च का जो सिंथेसिस है वो नहीं होता है, जबकि पार्ट ए के अंदर स्टार्च सिंथेसिस जो है वो देखने को मिलता है। इससे क्या साबित होता है, कंक्लूजन क्या निकल के सामने आता है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है सामने, बताओ देखिए आप लोग क्या कंक्लूजन निकल के सामने आएगा।
CO2 is essential for the synthesis of starch, और स्टार्च सिंथेसिस किससे हो रहा है? फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इसेंशियल है, स्टार्च के सिंथेसिस के लिए CO2 इसेंशियल है। कंक्लूजन आपके सामने आता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है? इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? कर लो ना। क्लियर? देख, तीसरा जो था वो था जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसका यूज किया था? बेल जार। इस टाइप का ग्लास का बना हुआ बेल शेप का जार होता है बेटा जी, उसका यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा उसने ऑल्सो यूज्ड प्लांट एंड माउस। प्लांट और माउस का यूज किया था। प्लांट कौन सा यूज किया था? मिंट प्लांट। कई बार छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं, अपन सोचते कौन पूछेगा कि कौन सा प्लांट लिया था। मिंट पुदीना लिया था उसने, मिंट प्लांट लिया था। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब क्या किया उसने? सबसे पहले एक बेल जार लिया और उस बेल जार के अंदर उसने लिया जलता हुआ कैंडल। ठीक है, ठीक है, उसमें उसने क्या लिया? जलता हुआ कैंडल लिया। ठीक है, और उसने देखा कि जैसे ही इस बेल जार को बंद करते हैं तो क्या होता है कि ये जो बर्निंग कैंडल है वो जल्दी से ही क्या हो जाता है? जलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है? बर्निंग कैंडल है इन बेल जार, बर्निंग इन फ्यू सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स में ये स्टॉप हो जाती है, जलना बंद हो जाती है। ठीक है, दूसरा उसने ये किया कि एक बेल जार लिया और उस बेल जार के अंदर एक माइस को रखा। एक माइस या माउस को रखा, और ये माउस जो था कुछ टाइम में इस माउस की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये माउस की डेथ क्यों हुई? ड्यू टू सफोकेशन। ठीक है, इसको सफोकेट हुआ और सफोकेट होने की वजह से जो है इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है? डेथ ऑफ माउस occurs due to suffocation। ठीक है,
तीसरा फिर उसने क्या किया, उसने अकेले एक प्लांट को लिया, मिंट प्लांट को इसके अंदर लिया। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिया, मिंट प्लांट को लिया क्लोज फ्लास्क के अंदर। और मिंट प्लांट जो है उसने भी क्या किया, जब तक भाई उसके पास फूड था तब तक तो वो सर्वाइव करता रहा, और कुछ टाइम बाद में जो है इस प्लांट की भी क्या होगी, डेथ होगी। प्लांट डाई इन बेल जार आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम में ये बेल जार के अंदर जो प्लांट था वो भी खत्म हो गया। ये तीनों कंडीशन में उसने क्या किया, पहले कंडीशन में उसने क्या किया, जलते हुए कैंडल को बेल जार में रखा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने माइस को लिया, बेल जार के अंदर अकेले माइस को लिया, तो माइस की भी डेथ हो गई सफोकेशन की वजह से। और तीसरे पार्ट में उसने क्या किया, बेल जार के अंदर मिंट प्लांट लिया, तो मिंट प्लांट भी कुछ टाइम में खत्म हो गया है। इसका मतलब ये तीनों अकेले अगर लिए गए तो तीनों के तीनों खत्म हो गए कि नहीं हो गए। अब चौथे एक्सपेरिमेंट में, चौथी स्टेप में उसने क्या किया, यहाँ पर जो बेल जार था उस बेल जार के अंदर ये मिंट प्लांट भी लिया, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपके पास प्लांट भी है, यहाँ पर उसने माइस भी लिया, और उसने यहाँ पर एक जलता हुआ कैंडल भी रखा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे इसमें ये तीनों चीजें जब साथ में रखी गई तो ये तीनों सरवाइव कर रहे थे, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे। और तीनों के तीनों के सरवाइव करने के पीछे का रीजन क्या था कि जब कैंडल को लिया गया तो कैंडल भी बंद हो गया कुछ टाइम में, माइस को अकेले लिया तो वो भी यहाँ पर मर गया, और प्लांट को लिया तो प्लांट भी कुछ टाइम पे मर गया। ये तीनों यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया जब अकेले लिए, पर इन तीनों को साथ में लिया तो तभी ये सरवाइव कर रही थी। इसका मतलब कि अगर अकेले कैंडल और माइस को लेते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है कि उनकी डेथ हो जाती। तो जलती हुई कैंडल से क्या रिलीज होता है, CO2। माइस भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या रिलीज करता है, CO2। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या रिलीज करेगा, O2। जलते हुए कैंडल को जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है, O2 की। ठीक है, और माइस को ब्रीदिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, O2 की। दोनों का फायदा हो गया कि नहीं हो गया। ये इनकी जो डिपेंडेंसी है वो इसके ऊपर है, इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। माइस ने क्या रिलीज किया, CO2, ब्रीदिंग की प्रोसेस। उस CO2 को फिक्स कर रहा है कौन, प्लांट। तो CO2 क्या होती है, एनवायरनमेंट में एक तरीके से गलत गैस आ गई ना, एनवायरनमेंट में हार्मफुल इफेक्ट डालती है कि नहीं डालती। तो CO2 को तो प्लांट ने एब्जॉर्ब करके फिक्स कर दिया, और जो O2 थी वो ब्रीदिंग के लिए किसको चाहिए थी, एनिमल को। भाई कैंडल तो जलाओ चाहे मत जलाओ क्या फर्क पड़ता है, कैंडल तो जलाओ चाहे मत जलाओ क्या फर्क पड़ता है। कैंडल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, पर ये दोनों तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्लांट को सरवाइव करने के लिए फूड बनाने की जरूरत पड़ रही है, और वो CO2 को फिक्स करके फूड बनाएगा, तो वो CO2 कौन रिलीज कर रहा है, एनिमल। और जो प्लांट था उसकी अगर बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से O2 रिलीज कर रहा है, तो वो किसको मिल रही है, एनिमल को, ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग के लिए O2 जरूरत होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकल के सामने आ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, जलता हुआ कैंडल और एनिमल्स जो है वो एटमॉस्फेयर पे गलत इफेक्ट डालते, किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते, CO2 निकाल रहे तो नुकसान ही पहुंचा रहे। ठीक है, और तीसरा कंक्लूजन क्या है, प्लांट और एनिमल सर्वाइवल के लिए
एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन की जब बात आती है तो ध्यान से देखिए क्या का कंक्लूजन निकलता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें बर्निंग कैंडल एंड माइस या माउस बोल सकते हैं, माउस जो क्या है एक एनिमल, somehow creates harmful effect on atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर पे गलत इफेक्ट डाल रहे कि नहीं डाल रहे, CO2 रिलीज करे तो एक हार्मफुल गैस जो है वहां पर उन्होंने रिलीज कर दी। दूसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है, प्लांट और एनिमल की अगर बात करें तो वो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे क्या है डिपेंडेंट होते हैं। और प्लांट यहाँ पे प्यूरिफाई करता है किसको, एटमॉस्फेयर को या एयर को, क्योंकि उसने क्या रिलीज किया, O2 रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, तो वो प्यूरिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है एयर को। तीसरा कंक्लूजन क्या निकले आएगा कि प्लांट और एनिमल सर्वाइवल के लिए इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटर डिपेंडेंट फॉर सर्वाइवल। प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने दिया ऑक्सीजन को एनिमल को, और एनिमल ने बदले में क्या दिया प्लांट को, CO2। दोनों का काम चल गया कि नहीं चल गया, आई बात समझ। तो कंक्लूजन आपके सामने ये निकल के आता है, पृष्ठ लेके एक्सपेरिमेंट कर लो नोट। हो गया। समझ में आया ना क्या क्या साबित है इसमें, क्या पूछा जाएगा, कंक्लूजन क्या निकलता है कौन से एक्सपेरिमेंट का, ये ध्यान रखना। देखो उसके बाद जो चौथा एक्सपेरिमेंट है वो है जेन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने दो टाइप एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया वो जो सब प्रिस्टिल वाला सेटअप था
उसको दो कंडीशन में लिखा, एक तो सनलाइट के प्रेजेंस में, एक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो एक तो क्या किया, ही परफॉर्म्ड जोसेफ प्रिस्टलेज experiment in presence or absence of sunlight। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में उसने किया तो उसने एक चीज ये बताई कि सनलाइट जो होती है वो इसेंशियल होती है। सनलाइट जब होती है तभी वो ऐसा काम कर पाते हैं, प्लांट O2 को रिलीज कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट्स को एयर को प्यूरिफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला था, सनलाइट essential for plants to purify air। बात समझ में आई क्या? जोसेफ प्रिस्टले वाला सेम सेटअप उसने लिया, उस सेटअप को एक तो डार्क रीजन में रख के देखा, तो उसने ये देखा कि वो जो कंडीशंस थी वो वैसी नहीं मिलती, और उसको लाइट के प्रेजेंस में जब रखा तो उसने देखा कि प्लांट अपना काम प्रॉपर वे में कर रहे थे, O2 को लगातार रिलीज कर रहे थे, एनिमल लगातार सरवाइव कर रहा था उसके प्रेजेंस में। तो इसका मतलब सनलाइट जो है वो इसेंशियल थी प्लांट के O2 रिलीज करने के लिए, यानी एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। दूसरा उसने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया। ये जैसे मान लीजिए कोई भी एक एक्वेटिक यानी पानी में मिलने वाले प्लांट, ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट, ये यहाँ पर इस एक्वेटिक प्लांट की अपन बात करें तो इसकी जो लीफ है या बोल सकते हैं ग्रीन पार्ट किसके कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट ऑफ वाटर, और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा, तो सनलाइट इस पे गिरती है ना, तो यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उससे एयर बबल्स बनते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है, एयर बबल्स। एयर बबल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, किस में, नियर ग्रीन ऑफ which present in contact of water। जो वाटर के कांटेक्ट में था, वाटर के अंदर एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो। जब किसी पानी में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, एयर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो एयर बबल जो होते हैं वो एयर बबल एक्चुअली में क्या थे, ऑक्सीजन थी। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 रिलीज होता है। कंक्लूजन क्या आया, फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 रिलीज होता है, इवॉल्व होता है। तो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, एक्वेटिक प्लांट एक्सपेरिमेंट था, और इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, सेटअप आपके सामने ये है। उसने किया क्या, एक एक्वेटिक प्लांट के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में एयर बबल्स को ऑब्जर्व किया प्लांट के ग्रीन पार्ट के आसपास वाटर में। ये जो एयर बबल्स थे वो क्या थे, रिलीज होने वाली ऑक्सीजन थी जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है। तो कंक्लूजन क्या निकला, O2 रिलीज
ड्यूरिंग photosynthesis in green plants. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से O2 रिलीज करते हैं। समझ में आई बात? कर लो नोट। कर लिया? चलें आगे। चार हो गए ना? उसके बाद एक चीज देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सेक। जूलियस वॉन सेक ने क्या किया, उसने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, उस ग्रीन पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है और वहां पर ग्लूकोज, जब वो प्लांट ग्रो होता है तो उसके साथ साथ ग्लूकोज बढ़ता जाता है और उस ग्लूकोज से ही क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। ये काम में जो सबस्टांस काम आता है, जैसे जिसको आप आज क्लोरोफिल बोलते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में काम में आता है, वो प्लांट के अंदर एक स्पेशल, प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में मिलता है और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जूलियस वॉन सेक। इसकी अगर बात करें तो उसने क्या ऑब्जर्व किया था, he observed synthesis of glucose in growing plant। जो ग्रोविंग प्लांट है उसके अंदर ग्लूकोज का जो सिंथेसिस है उसको इसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, he also observed that glucose store in the form of starch in plants। ठीक है, इसके अलावा उसने एक चीज और ऑब्जर्व करी, he observed, he find out green substance या substance which responsible for photosynthesis। कौन सा सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस विच रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोफिल। फाउंड इन स्पेशल बॉडी ऑफ प्लांट सेल। और ये जो स्पेशल बॉडी है इसको क्या बोला गया, क्लोरोप्लास्ट। इस स्पेशल बॉडी को क्या नाम दिया गया, क्लोरोप्लास्ट। तो एक तरीके से अपन ये बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर करने की जब बात आती है तो किसने किया, जूलियस वॉन सेक ने। इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ये देखा कि जो प्लांट ग्रो कर रहा है उस ग्रो होने वाले प्लांट में ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है। और उसने उस सब्सटेंस की बात करी जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसको आप क्या बोलते हैं आज, जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, इसने बस ये बोला था एक सब्सटेंस होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस सब्सटेंस की बात करें वो क्लोरोफिल है। और वो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है,
प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल बॉडी या स्ट्रक्चर या ऑर्गन होता है, उसके अंदर वो काम होता है, उस ऑर्गन या स्ट्रक्चर उस बॉडी को क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किसने किया? जूलियस वॉन से। क्लियर कर लो। देखो, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? एक थे TW एंगलमैन। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसकी यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, इन्होंने किसका यूज किया था? ही यूज्ड फॉलोइंग इन देयर एक्सपेरिमेंट। अब देखो कौन कौन सी चीजें उन्होंने यूज करी थी। एक तो सोर्स ऑफ लाइट, ब्राइट लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, एक इन्होंने यूज किया था प्रिज्म। ठीक है, एक इन्होंने यूज किया था एक ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गा या एल्गी बोल सकते हैं, जिसका नाम था क्लेडोफोरा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक सस्पेंशन यानी एक मिक्सचर यूज किया था जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया थे। सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखो यहां पर क्या था, ये लाइट का सोर्स, ये आपके पास यहां पर है लाइट, और ये यहां पर ये लाइट का सोर्स है। इस लाइट के सोर्स की अगर बात करें तो इसको इन्होंने प्रिज्म के ऊपर जो है डाला, लाइट को प्रिज्म पे डाला, और आपको पता है कि प्रिज्म में से जब लाइट निकलती है तो क्या बनता है? विबग्योर होता है कि नहीं होता? क्या बनता है? विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड, ऑरेंज कलर की लाइट आएगी, फिर आएगी येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है, और यहां पर उस ग्रीन एल्गी को रखा किसके अंदर? सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ये यहां पर क्या है? सस्पेंशन ऑफ ग्रीन एल्गी एंड एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। अब देखो जहां पर इस ग्रीन एल्गी पे, ये ग्रीन एल्गी कौन सा था? क्लेडोफोरा था। कौन सा था? क्लेडोफोरा। इस ग्रीन एल्गी के ऊपर जहां पे ब्लू वेवलेंथ की लाइट जा रही थी और जहां पर रेड वेवलेंथ की लाइट जा रही थी, वहां पर ये बैक्टीरिया, ये जो बीच बीच में बैक्टीरिया है बहुत सारे, ये कौन से हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। वो एक तो एक रेड वेवलेंथ वाली लाइट के आसपास जो है इकट्ठा हो गए, एक जहां पे ब्लू वेवलेंथ की लाइट गिर रही थी उसके आसपास इकट्ठा हो गई। बैक्टीरिया कौन से है? एरोबिक। एरोबिक है तो O2 का यूज करेंगे किसके अंदर? एरोबिक बैक्टीरिया O2 का यूज करते हैं किसके लिए? फॉर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन बोल सकते हैं।
रेस्पिरेशन, सॉरी ब्रीदिंग तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें मिलता है। रेस्पिरेशन के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ेगी? O2 की। तो O2 का इन्होंने यूज किया, इस वजह से इनको एरोबिक बोलते हैं। तो जहां पर O2 ज्यादा होगी वहां पर ये बैक्टीरिया आपको ज्यादा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो जिस जगह पे रेड वेवलेंथ की लाइट गिर रही थी, जिस जगह पे ब्लू वेवलेंथ की लाइट गिर रही थी, वहां पर बेटा जी एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए। एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनका क्लस्टर बन गया, कहां पर? ब्लू और रेड वेवलेंथ वाली लाइट जहां पे गिरी थी वहां पे। यानी क्लेडोफोरा जो कि ग्रीन एल्गी है, तो सीधी सी बात है प्लांट ही हो गया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो उससे क्या हुआ? O2 रिलीज ज्यादा हो रही थी। हालांकि और जगह भी O2 रिलीज हो रही थी, पर इस जगह पे ज्यादा हो रही थी। जहाँ पे प्रसाद ज्यादा बढ़ता वहां पे भीड़ आती है कि नहीं? मेलों में होता है ना, जीण माता का मेला लगा हुआ है, वहाँ पे जो मान लो किसने प्रसाद वगैरह का वितरण किया है, बांटना शुरू किया, तो जहाँ पर बड़े अमाउंट में प्रसाद मिलेगा वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा मिलेगी आपको, है कि नहीं है? तो वैसी सी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज करा था? O2 रिलीज करा था। उसको लेने के लिए ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर इकट्ठा हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो TW एंगलपेन के एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एक्शन स्पेक्ट्रम है या क्वालिटी ऑफ लाइट है वो कौन सी है? ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट। ब्लू और रेड वेवलेंथ की जो लाइट होती है वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ज्यादा करवाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। या अपन ये बोल सकते हैं कि ब्लू और रेड वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम है, वहां पर एक अच्छा एक्शन परफॉर्म होता है, बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है। तो O2 को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करने के लिए उस लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो कंक्लूजन आपके सामने क्या निकला? ब्लू एंड रेड वेवलेंथ लाइट essential for photosynthesis, या दूसरे तौर पे अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस occurs in blue and red light। ठीक, क्लियर है इतनी बात? और इससे जो एक्शन स्पेक्ट्रम है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, वो डिस्कवर हुआ था। बात समझ में आई? कोई डाउट यहाँ तक? बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास।